Good morning, students. Dr. Anita Mathur, Department of Geography, BSR Government Arts College, अलवर। मैं BA पार्ट सेकेंड ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए आज एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें जो शब्द आपने अभी तक बहुत बार सुना है, परंतु उसकी क्या टेक्निक्स हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार से उसकी इम्पोर्टेंस है और कौन से उसके नियम कायदे हैं। तो आज हम बात करेंगे पारिस्थितिकीय संकल्पनाएं और सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स। हम अपने चारों तरफ जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं देखते हैं, आप ये मान के चलिए कि वो कोई ऐसे ही नहीं हो जाती हैं, उनका कोई पैटर्न नहीं है, या वो बाय चांस कोई चीज़ हो गई तो हो गई, कोई चीज़ नहीं हुई तो नहीं हुई। बट ऐसा नहीं होता है। हमारे पारिस्थितिक तंत्र की भी अपने सिद्धांत होते हैं, संकल्पनाएं होती हैं। और ये सिद्धांत और संकल्पनाएं हमने कैसे डिसाइड किए हैं कि हमने पारिस्थितिक तंत्र को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया और उसके बाद उसके लिए ये नियम जो हैं वो सामने आए हैं। आप ये देखिए कि प्रकृति एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट गुरु है, और वो इस पारिस्थितिक तंत्र में जो असंख्य तत्व हैं, जैविक अजैविक जितनी भी चीज़ें हैं, सबको मैनेज करती है। तो उसको मैनेज करने के लिए उसके अपने भी कई नियम हैं। अगर मानव किसी कारण से उस नियमों को तोड़ता है, नुकसान पहुंचाता है, तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान पारिस्थितिक तंत्र को भी होता है और मानव को भी होता है। तो हमने इसी आधार पर कुछ पारिस्थितिकीय संकल्पनाएं और सिद्धांत, ये इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कतिपय ऐसे आधारभूत नियम और सिद्धांत हैं जो समस्त जीवधारियों के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करते हैं। ये प्रभावित कैसे करते हैं? डायरेक्टली भी करते हैं और इनडायरेक्टली भी करते हैं। इसी तरह पारिस्थितिक तंत्र को नियंत्रित भी करते हैं। और कैसे नियंत्रित करते हैं कि पौधों और जंतुओं का जो उद्भव होता है या उनका जो विलोपन होता है, मतलब उनका इवोल्यूशन भी होता है और इनका एक्सटिंक्शन भी होता है। जैविक अनुक्रम होते हैं जिन्हें हम सक्सेशंस कहते हैं। जैविक समुदाय के विभिन्न घटकों में ऊर्जा का उपयोग होता है, उसका स्थानांतरण या ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है। विभिन्न जैव रासायनिक चक्र जितने भी हमारे बायोजियोलॉजिकल जियोकेमिकल सर्कल्स होते हैं, वो या साइकिल्स होती हैं, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इन सब क्रियाओं के द्वारा जैविक और अजैविक पदार्थों का चक्रण या पुनर्चक्रण, साइकिल एंड रिसाइकिल, ये दोनों चीज़ें बराबर होती रहती हैं। जीवधारियों का जीवन चक्र, जीवधारियों के आपस में रिलेशंस तथा आपस में उनकी एक्टिविटीज़, जीवधारियों और भौतिक वातावरण में आपस में जो उनकी एक्टिविटीज़ होती है, उनका कुछ आउटपुट भी होता है। और ये एक दूसरे पर बहुत प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव भी डालता है और एक दूसरे से संबंधित भी होता है। इन पक्षों से संबंधित संकल्पनाओं और नियमों का विश्लेषण संरचनात्मक और क्रियाशीलता के आधार पर अलग अलग रूपों में किया जाता है। परंतु यदि पारिस्थितिक तंत्र के स्तर पर पारिस्थितिकीय अध्ययन करना है, तो इन दोनों आधारों को एक साथ मिलाना होगा। हमें नियम कायदे, उनकी फंक्शनिंग जो भी है, उनको हमें एक साथ मिला के ही हम इनका अध्ययन कर पाएंगे। अब पारिस्थितिक तंत्र को एक आधारभूत पारिस्थितिक इकाई के रूप में हमने स्वीकार कर लिया है। पारिस्थितिक तंत्र के पारिस्थितिक जो नियम हैं, उनके आधार पर हमने इसके कुछ सिद्धांतों की रचना कीजिए। देखिए, इस पृथ्वी पर जितने भी तत्व हैं, सब आपस में संबंधित हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। हमारे पास लिमिटेड स्पेस और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो ये सारे तत्व जो हैं ये निरंतर क्रियाशील रहते हैं। इनमें संघर्षों की स्थिति भी होती है, और ये सारा जो पूरा ये जो काम होता है, ये सारी जो क्रियाएं होती है, ये जो सारी एक्टिविटीज़ पारिस्थितिक तंत्र में देखने को मिलती हैं, उनके लिए कुछ नियम और संकल्पनाएं हैं। यहाँ पे कोई अराजकता का माहौल नहीं है। अराजकता का माहौल कब पैदा होता है? जब मानव उसमें हस्तक्षेप करता है। परंतु प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक बहुत बेसिक कंसेप्ट के तहत चलती हैं, और
हम अगर किसी भी चीज़ का गहन अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये प्रिंसिपल्स और ये कंसेप्टों का पालन हर जगह हो रहा है। तो अगर हम इसकी संकल्पना और नियमों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है वो है पारिस्थितिकीय तंत्र पारिस्थितिकीय अध्ययन की आधारभूत इकाई है। ये हमें अच्छे से पता है कि हम कोई भी ऐसा अध्ययन करेंगे जो प्रकृति से रिलेटेड होता है तो सबसे पहले हमें इकोलॉजिकल जो हमारा पर्सपेक्टिव है उसको समझना पड़ेगा, पारिस्थितिकीय को समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि इसकी रचना जैविक और भौतिक दोनों घटक जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और पारिस्थितिक तंत्र एकल संकल्पना होने के नाते भौतिक वातावरण और पौधों और जंतुओं का एकाकी ढांचा के साथ समाहित करता है, जिस कारण जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के जो संगठक हैं वो आपस में रिलेटेड रहते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, इनके संबंध होते हैं, अंतर संबंध होते हैं। जैविक और भौतिक संगठकों के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र एक निश्चित और सुसंगठित इकाई है। पारिस्थितिक तंत्र कार्यशील भी है, मतलब ये फंक्शनल इकाई है। कार्यशील इकाई है मतलब फंक्शनल इकाई है, मतलब ये स्टैटिक नहीं है, इसमें निरंतर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो हम अगर इस आधार पे देखें तो हम दो जैविक संगठक सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला स्वपोषित संगठक। अब ये स्वपोषित क्या होता है? जब हमने ट्रॉपिकल लेवल्स एंड फूड चेन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हमारे जो पोषण स्तर का आधार है वो स्वपोषित संगठकों से ही बना है, अर्थात ऑटोट्रॉफ है, वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। तो ये स्वपोषित संगठक जो है उसकी रचना हरी पत्ती वाले पौधों से होती है और ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना आहार तैयार करते हैं और अजैविक पदार्थों का उपभोग भी करते हैं, स्वपोषित होते हैं और अन्य समुदाय के लिए आहार प्रदान करते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्राथमिक उत्पादक। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पृथ्वी पर पोषण स्तर का आधार है वो आधार इन हरे पेड़ पौधों का है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, विकसित होते हैं और बहुत सारे लोगों को या ऊपर के पोषक तत्व जो होते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी मात्रा में आहार प्रदान करते हैं, इसीलिए इन्हें प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। दूसरा जो संघटक आता है वो है परपोषित। परपोषित मतलब वो किसी पे डिपेंड करता है अपने भोजन के लिए। इसके अंतर्गत जंतुओं और जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज और इस प्रकार के जीव होते हैं, उसको इसमें हम शामिल करते हैं। ये जैविक तत्वों का उपयोग करते हैं। जो हमारा स्वपोषित संगठक था उसका ये उपयोग करते हैं और उनको पुनर्व्यवस्थित करते हैं, सड़ा गलाकर वापस ज़मीन की उत्पादकता को बनाए रखते हैं और उसको विनियोजित करते हैं, उसको वापस रिसाइकिल करते हैं ताकि ये जैविक तत्व स्वपोषित संगठक को पुनः उपयोग के लिए सुलभ हो सकें। आप 1 मिनट के लिए ये कल्पना कीजिए कि हम पृथ्वी की उत्पादकता का यूज़ करते जाएं और उसको वापस रिसाइकिल करके अगर हम अर्थ को कुछ देते नहीं हैं तो वो उत्पादकता बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पति गिरती है पत्तों के रूप में, सड़ी गली जड़ों के रूप में, वो पृथ्वी की उत्पादकता को पुनः बना के रखती है। तो हमारा जो ये पारिस्थितिक तंत्र है इसमें हमने ये देखा कि किस प्रकार से ये एक आधारभूत इकाई है और इसमें एक बैलेंस बना हुआ है। किन के बीच में बैलेंस बना हुआ है? स्वपोषित संगठक और परपोषित संगठक एक दूसरे के लिए ये काम करते हैं और एक दूसरे से ही इनका बैलेंस बना रहता है। तो ये इसका पहला पारिस्थितिक सिद्धांत है कि हमारी पृथ्वी पर ये जो दोनों तंत्र हैं इसके तहत एक निश्चित एक पैटर्न के तहत हमारी पृथ्वी पर ये दोनों संगठक कार्यशील हैं और इसी की वजह से पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर ग्रोथ होती रहती है, स्टैटिक नहीं है वो, उसमें निरंतर ग्रोथ हो रही है। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं। समस्त जीवमंडल वृहत्तम मापक पर एक पारिस्थितिक तंत्र है, ये हमने पहले ही देख लिया। जीवमंडल के जैविक
और अजैविक दोनों प्रकार के जो संघटक हैं कई वृहद कार्य चक्रीय प्रक्रियाओं के द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित होते हैं। देखिए, इस पृथ्वी पर कोई भी चीज़ एकल नहीं है। एकल इन द सेंस कि वो ये माना जाए कि ये सेल्फ सफिशिएंट है, अपना भोजन भी खुद बनाता है, विकास भी खुद करता है, हर काम उसका खुद होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम इतने आपस में जैविक और अजैविक तत्व इतने घुटे हुए हैं, इस कदर हम मिले हुए हैं कि हम यहाँ पर निरंतर बहुत बड़ी विशाल पैमाने पर चक्रीय क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं। मतलब यहाँ पर सब तरह की साइकिल्स चलती हैं। ये कौन सी साइकिल्स हैं? जलीय चक्र चलता है, रासायनिक चक्र चलता है, अवसादी चक्र चलता है, और ये सारे जो चक्र होते हैं ये चक्र आपस में कई चीज़ों के संगठकों के मिलने से ही बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मोटे तौर पर एक एग्ज़ाम्पल देखें तो नदियाँ प्रतिवर्ष काटने का कार्य करती है, फिर परिवहन करती है, फिर उसका निक्षेपण करती है। निक्षेपण के द्वारा वो पदार्थ वहाँ जमा होता रहता है और वहाँ पर उत्थान की क्रिया भी होती रहती है। उत्थान की क्रिया होने की वजह से यहाँ पर इतना अपर्दन होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि पर्वत बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं या उनकी ऊंचाई बहुत कम हो जाती है, पर अपर्दन के साथ उत्थान की क्रिया भी चल रही है। कोई भी केमिकल साइकिल है, आप नाइट्रोजन साइकिल की बात करें, ऑक्सीजन साइकिल की बात करें, तो आप ये देखिए कि ये बहुत सारी चीज़ों से संबंधित होकर पुनः अपनी उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, और उसी अवस्था में पहुंचने के कारण, उसी साइकिल के पूरा होने के कारण हमारे पारिस्थितिक तंत्र का जो बैलेंस है वो बना रहता है। तो हमारे पारिस्थितिक तंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि हमारी पृथ्वी पर व्यापक पैमाने पर ये सारे तंत्र एक्टिव रहते हैं, सारी साइकिल्स निरंतर होती रहती हैं, और इसी की वजह से ऊर्जा जो है उसका स्थानांतरण होता रहता है, चीज़ें विकसित होती रहती हैं। तो इसी तरह पारिस्थितिक तंत्र हमारा बना रहता है। तीसरे सिद्धांत की हम बात करते हैं तो भूतल पर दीर्घकालीन निर्वासित जीवन, जिसको हम कहते हैं सस्टेन्ड लाइफ, पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है, ना कि एकाकी जीव और एकाकी संख्या का है ये बात। मतलब हमारी जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें हम निर्वाहित जीवन, या जिसको हम सस्टेन्ड लाइफ कहते हैं, उसकी विशेषताएं हैं ये कि किस प्रकार से यहाँ पर एक पैटर्न के तहत सारे जीव जो हैं वो एक्टिव रहते हैं, उनकी लाइफ चलती रहती है। जबकि ऐसा नहीं है कि वो कोई एकाकी जीव हो या एकल संख्या के तहत ये सारे काम होते रहों। ये हम आपको बता ही चुके हैं कि इस पृथ्वी पर कोई भी जो चीज़ है वो संपूर्ण खुद का जीवन अपने लेवल पर नहीं बिता सकती है। मीन्स उसके लाइफ के साथ कई सारी चीज़ें जुड़ी रहती है। तो ये एकल जो हम बात करते हैं वो यहाँ पर संभव नहीं है। जीवों की संख्या की बात करें, स्थान की बात करें, तो वो कई चीज़ों से प्रभावित होकर वो सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। इसी प्रकार हम अगर अगले नियम की बात करें तो आपको हम बताते कि जे होलियम नामक एक विद्वान थे जिन्होंने 1974 में अपना एक सिद्धांत दिया था या पर्यावरण के नियम बनाए थे। तो उन्होंने समष्टि प्रकृति या होलिस्टिक नेचर के द्वारा अपनी कुछ बातें बताई थी, जिस एक तरह से ये सारे इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ही बताए थे। तो उन्होंने ये बताया था कि जीव मंडल पारिस्थितिक तंत्र में जैविक समुदायों को बड़े पैमाने पे प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, इसमें उन्होंने बताया, जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वास्तव में वो अदृश्य नहीं होती है, बल्कि प्राकृतिक पर्यावरण में सभी पदार्थों के कई चक्रीय पुनर्व्यवस्था, चक्रण और पुनर्चक्रण होता रहता है। कोई भी चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है, उसका रूप परिवर्तित हो रहा है और अपने रूप परिवर्तन के साथ वो इस प्रकार से एक्टिव है। दूसरा, सभी तंत्र और समस्याएं यदि घनिष्ठ रूप में नहीं हैं तो कम से कम वो एक दूसरे से संबंधित तो है ही, वो एक इंडिपेंडेंट इकाई के रूप में नहीं है। तीसरा, हम उस पृथ्वी पर रहते हैं जहाँ पे संसाधन सीमित हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये। कोई भी संसाधन को बनने में, उसके क्रिएशन में हज़ारों लाखों सालों का समय लग जाता है। इसलिए यदि कोई संसाधन, प्राकृतिक संसाधन ख़त्म हो जाता है तो हम उसको क्रिएट नहीं कर पाते। इसीलिए कहा जाता है
कि संसाधनों का प्रयोग हमें बहुत देख सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि उनके संसाधन जो है ये वो सीमित है। पारिस्थितिक तंत्र के अगर हम परिष्करणों की चर्चा करें तो पृथ्वी तल पर पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता दीर्घकाल में संपन्न हुई, परंतु मानव क्रियाओं के द्वारा अल्पकाल में ही अस्थिरता उत्पन्न हो गई। कैसे अस्थिरता उत्पन्न हो गई? फॉर एग्जाम्पल, हम फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं, जो प्राकृतिक तेल की या कोयले की बात करते हैं, तो हमने क्या किया है कि हमने उसको परिष्कृत कर दिया, हमने उसको रिफ़ाइन करके हमारे काम में ले लिया और उसका हमने इतना यूज़ किया कि हमने कहीं ना कहीं अल्प समय में ही उसमें अस्थिरता की स्थिति पैदा कर दी, क्योंकि हमने उसके भंडार में से तेज़ी से उसको यूज़ करना शुरू किया। कैसे यूज़ करना? परिष्कृत करके। हम बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज़ में इस प्राकृतिक तेल को परिष्कृत करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसी तरह हम कोई भी जैसे अगर हम लोहा अयस्क निकालते हैं तो उसको रिफ़ाइन करके हम उसको लोहे के रूप में परिवर्तित करते हैं, और इस क्रिया में हम क्या करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में अस्थिरता उत्पन्न कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम आगे के सिद्धांतों की संरचना जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।